बेटियों को लेकर आपकी जो भी धारणाएं हैं, जरा इस कहानी को सुनकर के चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए कि वो धारणाएं मिलती हैं या अगेंस्ट में हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी बड़े घर की बेटी मेरे यानी गिगलर अमित वाधवा के साथ। बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार और रईस थे। किसी जमाने में उनके पिता बेशुमार दौलत के मालिक हुआ करते थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्होंने ही बनवाए थे। कहते हैं कि उसके दरवाजे पर कभी हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ नहीं बचा था, और शायद दूध बहुत देती थी क्योंकि कोई न कोई आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से ज्यादा जायदाद वकीलों को दे चुके थे। अब उनकी इनकम साल में 1000 रुपए के आसपास थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बड़ी लगन और मेहनत के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी। अब वो एक ऑफिस में जॉब करता था। छोटा लड़का था लाल बिहारी सिंह। वो काफी लंबा चौड़ा पहलवान जैसा मगर स्टाइलिश नौजवान था, जिसका भरा भरा चेहरा और चौड़ी छाती थी। रोज सुबह वो भैंस का 2 सेर ताजा दूध पी जाता था। श्रीकंठ सिंह इसके बिल्कुल उल्टा था। अपने गुणों को उसने BA इन्हीं 2 शब्दों के लिए समर्पित कर दिया था। इन 2 शब्दों ने उनके शरीर को कमजोर और चेहरे से चमक ही गायब कर दी थी। उन्हें मेडिकल की किताबों से खास प्रेम था। आयुर्वेद दवाइयों पर उन्हें ज्यादा विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से जड़ी बूटियों को खरल में कूटने की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उनकी बहुत सी बातें हुआ करती थी। श्रीकंठ के पास अंग्रेजी डिग्री होने पर भी वो अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं को पसंद नहीं करते थे, बल्कि कई बार वो उसकी बहुत बुराई करते थे। इसी वजह से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वो वहां बड़े उत्साह से रामलीला में होते और खुद भी किसी न किसी किरदार को निभाते थे। गौरीपुर में रामलीला की शुरुआत उन्होंने ही की थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान करना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। वो अलग अलग रहने के बजाय जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे। आजकल औरतों को परिवार में मिलजुल कर रहने में जो दिक्कत होती है, उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की कुछ औरतें उन्हें पसंद नहीं करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना दुश्मन तक समझने में नहीं हिचकिचाता था। यहां तक कि उनकी पत्नी भी उनकी इस सोच के खिलाफ थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ से चिढ़ थी, बल्कि उसका विचार था कि अगर सब कुछ करने के बाद भी परिवार के साथ गुजारा ना हो सके तो हर रोज की झिकझिक से जीवन को बर्बाद करने की जगह यही ठीक है कि सब अलग अलग शांति से रहें। आनंदी एक बड़े घराने की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे। बड़ी हवेली, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़, फानस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और कर्ज, जो एक सम्मानित ताल्लुकदार के नसीब में होता है, सभी वहां मौजूद थे। उनका नाम था भूप सिंह। वो बड़े नेकदिल और प्रतिभाशाली आदमी थे, पर दुर्भाग्य से उनका एक भी बेटा नहीं था। 7 लड़कियां हुईं और भगवान की कृपा से सब की सब जिंदा भी रहीं। पहले तो जोश जोश में उन्होंने 3 शादी दिल खोल कर की, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज उनके सिर पर चढ़ गया। तब जाकर आंखें खुली। आनंदी चौथी लड़की थी। वो अपनी सब बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर और गुणवान थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। शायद सुंदर औलाद को उसके माता पिता भी ज्यादा चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसकी शादी कहां करें। न तो वो ये चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े, और न ये स्वीकार था कि उस लड़की को खुद को बदनसीब समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आया। भूप सिंह उसके स्वभाव पर मोहित हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ की शादी आनंदी के साथ हो गई। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस सभी ऐशो आराम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। हाथी घोड़ों की तो बात ही छोड़ दो, वो रेशमी स्लीपर के साथ लाई थी।
पर यहां बगीचा तो था ही नहीं। मकान में खिड़कियां तक नहीं थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। एक सीधा साधा देहाती परिवार का मकान था, लेकिन आनंदी ने थोड़े ही दिनों में खुद को इस नए घर के हिसाब से इस तरह ढाल लिया था मानो उसने जीवन में ऐशो आराम के सामान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आया और भाभी से बोला, जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना बनाकर उसका रास्ता देख रही थी। अब वो नया पकवान बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा नहीं था। बड़े घर की बेटी सामान कम इस्तेमाल करना क्या जाने, उसने सारा घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। वो बोला, दाल में घी क्यों नहीं दिया? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में लग गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों तो घी आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से पागल हुआ इंसान जरा जरा सी बात पर बिदक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो गुस्से से बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। औरतें गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मायके की बुराई उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। उसने थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है तुम्हारी जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया। उसका मुंह लाल हो गया और वो बोली, वो होते तो आज तुम्हें इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ ओजड ठाकुर से रहा न गया। उसकी पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता वो उस पर हाथ उठा दिया करता था। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके घमंड में बैठी हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी। उसका सिर बाल बाल बचा, पर उंगली में काफी चोट आई। गुस्से के मारे हवा से हिलते पत्ते की तरह कांपती हुई वो अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत की हिम्मत, मान और मर्यादा पति तक होती है। उसे अपनी पति की ही बहादुरी और मर्दानगी का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। गुरुवार को एक घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी उदास बैठी रही, न कुछ खाया न पिया, बस अपने पति की राह देखती रही। अंत में शनिवार को वो शाम के वक्त घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देश की खबर और कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये बातचीत रात 10 बजे तक चलती रही। गांव के भले आदमियों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। श्रीकंठ का उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़ी तकलीफ से काटे। किसी तरह खाने का समय आया। पंचायत उठी, सब चले गए तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि आदमियों के यूं मुंह लगे। लाल बिहारी ने कहा, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित आवाज में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही मुझसे उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भरी बैठी थी। ये जनाब भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मन तो खुश है? श्रीकंठ बोले, बहुत खुश है, पर तुमने आजकल ये घर में क्या हंगामा मचा रखा है? आनंदी की भौहें सिकुड़ गईं। झुंझलाहट के मारे उसके चेहरे से आग बरस रही थी। वो बोली, जिसने तुम्हें ये आग लगाई है वो मिल जाए तो उसे सबक सिखा दूं। अरे इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूं? ये मेरे भाग्य का चक्कर है। नहीं तो वो कमार छोकरा जिसे चपरासी का काम करने का भी सलीका नहीं है, वो मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं नहीं अकड़ता। सब बात साफ साफ कहो तो कुछ समझ में आए।
मुझे तो कुछ पता नहीं है। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में पाव भर घी था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब वो खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी बात पर मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा वहां इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को मालूम तक नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस दुष्ट ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। मैं अगर हाथ से नहीं रोकती तो मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। वो बोले, इस छोकरे की इतनी हिम्मत। आनंदी औरतों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े शांत और धीरज वाले आदमी थे। उन्हें शायद ही कभी गुस्सा आता था। औरतों के आंसू आदमियों के गुस्से की आग को भड़काने में तेल का काम करते हैं। वो रात भर करवटें बदलते रहे। बेचैनी के कारण पलक तक नहीं झपकी। श्रीकंठ सुबह अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। इस तरह की बगावत की बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई दोस्तों को डांटा था, लेकिन दुर्भाग्य से आज उन्हें खुद वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही थीं। दूसरों को भाषण देना भी कितना आसान होता है ना? बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और जिद का तांडव हो रहा है। जिन्हें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ गए हैं। मैं बाहर काम करता हूं, घर पर नहीं रहता, और यहां मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊ और जूते फेंके जाते हैं। कड़वी बातें बोलने तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। कोई एक की दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं चुपचाप बैठा रहूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब नहीं दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका सम्मान करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर दंग रह गया। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उन्हें सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ ने जवाब दिया, आपके आशीर्वाद से मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि सही गलत की पहचान न कर सकूं। आप खुद जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर टूटने से बचे हैं। पर जिस औरत के मान सम्मान का भगवान के दरबार में जवाब देना पड़ेगा, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और जानवरों जैसा व्यवहार मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि मैं लाल बिहारी को कोई सजा नहीं दे रहा हूं। अब बेनी माधव सिंह भी गर्म होने लगे। वो ऐसी बातें और नहीं सुन सके। वो बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं मानता। बेनी माधव सिंह बोले, पत्नी के लिए यहां तक कह दिया? जी नहीं, उसकी क्रूरता और बदतमीजी के कारण ऐसा कहा। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा शांत करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई गलत काम किया है। इसी बीच गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई औरतों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के लिए पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। झगड़े की मधुर आवाजें सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे भी धूर्त लोग थे जो इस परिवार के संस्कार और शांति से मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, अरे श्रीकंठ अपने पिता से दबता है, इसीलिए वो दब्बू है। उसने पढ़ाई की इसलिए वो किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, ये उनकी मूर्खता है। इन लोगों की मंशा आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान का बिल दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह को जिंदगी का तजुर्बा था, वो इन भावों को समझ गए। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन शैतानों को तमाशा देखकर ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा। वे तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा तुम्हारा जो चीज चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया।
बेनी माधव सिंह पढ़े लिखे होने के बाद भी पिता के अचानक बदले रवैये को न समझ सके। उन्हें डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन पैतरों की उन्हें क्या खबर। पिता ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उनकी समझ में नहीं आया। वो बोले, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेटा, अब बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो ना समझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई तुम उसे बड़े बनकर माफ कर दो। उसकी इस दुष्टता को मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। या तो वो घर में रहेगा या मैं। आपको अगर वो ज्यादा प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत सम्मान करता था। उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। पिता का भी वो इतना मान नहीं करता था जितना बड़े भाई का करता था। श्रीकंठ को भी उससे बहुत लगाव था। उन्होंने कभी उसे डांटा तक नहीं था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई सामान जरूर लाते। एक्सरसाइज करने के लिए मुदगर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से हट्टे कट्टे जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो श्रीकंठ ने खुद ही होकर अखाड़े में जाकर उसे गले लगा लिया था और तो और 5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी दिल दुखाने वाली बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत दुख हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसका दिल धड़क रहा था कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के उल्टे आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए देखा। वो मूर्ख था, लेकिन उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, बल्कि इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे कभी इतना दुख नहीं होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वो रोता हुआ घर के अंदर गया। अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, आंखें पोंछी ताकि कोई देख न सके कि वो रो रहा था। फिर आनंदी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने यह फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूं। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए माफ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और झिझकते हुए बगल से निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भाग रहे हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वो मन ही मन पछता रही थी। वो स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका जरा भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह डर भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहेंगे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जा रहा हूं, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए माफ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए आंसुओं से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? उसे अंदर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा। बाद में पछताओगे। वो बहुत शर्मिंदा है। ऐसा मत करो, कहीं वो चला न जाए। श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर चला गया और जल्दी से दरवाजे की ओर जाने लगा।
अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहां जा रहे हो? जहां कोई मेरा मुंह न देखे। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूं। तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। जब तक मुझे ये विश्वास न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में बिल्कुल न रहूंगा। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का भी दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर खूब रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी सजा देंगे मैं खुशी खुशी मान लूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज में कहा, लल्लू इन बातों को भूल जाओ। भगवान चाहेगा तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से भर गए। वो बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये किस्सा सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता की तारीफ की। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बस इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने परिवार में होने वाली अनबन के बारे में बताया है। कई बार छोटी से छोटी बात भी परिवार के बिखरने का कारण बन जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई लड़की ऊंचे घराने से आई है तो उसके बड़े नखरे होंगे, वो परिवार में मिलजुल कर नहीं रह पाएगी। लेकिन यहां आनंदी ने कितनी खूबसूरती से खुद को एक नए परिवार में ढाल लिया था। हां, उसकी अपने देवर के साथ कहा सुनी हुई, लेकिन अंत में उसने अपने दुख और अपमान को भुलाकर अपना बड़प्पन और दयालु स्वभाव दिखाते हुए खुद अपने ससुराल को टूटने से भी बचाया। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर हम शांति के बजाय गुस्से से काम लेते हैं तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं या कोई ऐसा काम हो जाता है जो दूसरों को बहुत चोट पहुंचा सकता है। गुस्सा क्षणिक है, इसलिए हमें सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि कैसे पहले के समय में यह उम्मीद की जाती थी कि औरतें हमेशा आदमियों से नीचे दबकर रहें, उनके सामने कुछ न बोलें। लाल बिहारी ने खड़ाऊ फेंककर गलत किया था, फिर भी उसके पिता की नजरों में वो गलत नहीं था क्योंकि वो लड़का था। इसीलिए आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही अच्छे संस्कार दें। आदमी हो या औरत, उसे सबकी इज्जत करना सिखाएं। और अगर बेटा गलत हो तो उसकी गलती पर पर्दा न डालें, बल्कि उसे गलती का एहसास कराएं। सिर्फ तभी हम अपने परिवारों को टूटने से बचा पाएंगे। हमारे संस्कार और हमारी सोच हमें छोटा या बड़ा बनाते हैं और कुछ नहीं। घर घर की कहानी बताती ये सुंदर सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके घर में चाहे वो भाभी हो, भाई हो, पिता हो, बहन हो, जो भी इस तरह के अच्छे गुण अपनाती हैं और परिवार को जोड़े रखती हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखकर उन्हें एक थैंक यू बोलें। ऐसा थैंक यू केवल यहाँ तक नहीं रह जाएगा, बल्कि ये लिखा हुआ आपके जहन से निकलकर आपके मन के वाइब्रेशंस के रूप में उन तक भी पहुंचेगा और उनका ये गुण उन्हें और मजबूती प्रदान करेगा, है ना? बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।